काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 3 है हमारा यूनिट 7 परामर्श कौशल और इसमें तकनीकें। पहला पॉइंट आता है हमारा तालमेल बनाना। परामर्श और क्लाइंट या सेवार्थी के बीच संबंध का अनूठा और बेहद विशिष्ट अर्थ होता है। यानी परामर्श जो काउंसलर होते हैं और जो क्लाइंट होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है बहुत ही अनोखा रिलेशन होता है। परामर्श की प्रभावशीलता काफी हद तक इस परामर्श संबंध पर निर्भर करती है, इसलिए क्लाइंट के साथ संबंध बनाना या आमतौर पर प्रचलित भाषा के अनुसार तालमेल बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जब तक हम काउंसलर एक क्लाइंट के साथ खुलेगा नहीं, अगर उससे तालमेल नहीं बनाएगा तो क्या होगा, क्लाइंट जो है वो काउंसलर से अपनी जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया है वो प्रॉब्लम उसको नहीं बताएगा। ठीक है, तो तालमेल बनाने में बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे उसको फील कराना कि आपकी जो सीक्रेट्स है, आपकी जो जिस प्रॉब्लम के लिए आप आए हो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, हम साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है, ये सब बातें होती हैं। इसी से आगे परामर्श प्रक्रिया में क्लाइंट की निरंतरता निर्धारित करती है। अगर तालमेल अच्छा होगा तो क्लाइंट जो है अपने काउंसलर के साथ अच्छा बिहेव करेगा, वो अपनी सारी बातें खुल के रख पाएगा। तालमेल को बरकरार रखना परामर्श के दौरान सतत प्रक्रिया होता है। तालमेल बनाने से परामर्शदाता पर भरोसा और विश्वास निर्मित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अगर तालमेल अच्छे से बन पाएगा तो आपका जो क्लाइंट है वो आप पे बिलीव कर पाएगा कि हाँ, ये जो शख्स है, ये जो काउंसलर है, ये वाकई में मेरी बातें सुनेगा और इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वही बात है आगे कि वो खुल सकेंगे परामर्शदाता के सामने, अपनी चिंताओं, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से बता पाएंगे। और काउंसलर भी, जब तक क्लाइंट सही से खुलेगा नहीं, काउंसलर समझेगा कैसे कि उसकी आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तालमेल बनाने को परामर्श का आधार माना जाता है। परामर्श का आधार तालमेल बनाने को माना जाता है। यदि क्लाइंट जो है परामर्शदाता से खुलकर बात करने और अपनी समस्याओं को चुनौतियों को साझा करने में पर्याप्त सहज महसूस नहीं करता है तो क्लाइंट से जो जुड़ी बातें हैं वो आपको नहीं पता चलेगी। समटाइम्स तालमेल बनाने में उसकी फैमिली और जहाँ पे वो जॉब करता है, रिलेटिव्स, इन सब की भी भूमिकाएं होती है। फिर आता है परामर्शदाता क्लाइंट के साथ तालमेल बनाते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करते हैं। पहला कि गोपनीयता, यानी क्लाइंट के अंदर ये विश्वास बिल्ड करना कि क्लाइंट जो है जो भी बातें आपको बता रहा है वो आप किसी और से नहीं बताओगे या उसका मजाक नहीं बनाओगे। ठीक है, दूसरा आता है परामर्शदाता और क्लाइंट सेवार्थी की भूमिकाओं के बारे में जानकारी देना और सहयोगात्मक कामकाजी संबंध विकसित करना, ताकि वे इस बारे में स्पष्ट हो कि स्वयं और परामर्शदाता से क्या उम्मीद की जाए। ठीक है, कि परामर्शदाता जो है आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, वो आपका कोई रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो आप उनसे जो भी बातें बताओगे वो किसी और को नहीं बताएगा। और दूसरी चीज ये कि वो आपके कोई रिलेटिव नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आपकी और उनकी जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, वो किस तरह की होनी चाहिए, आप कितना खुल सकते हो उनको, कितना फ्रेंडली हो सकते हो अपने काउंसलर के साथ, और काउंसलर आपके लिए क्या करेगा, इस बात की पुष्टि करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट समझ लेता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी काउंसलर के पास आऊँगा, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है काउंसलिंग में। काउंसलर आपको उम्मीद देगा, आपके अंदर उम्मीद भरेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा। ठीक है, ताकि आपको इस काबिल बनाएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कर पाओ। मुलाकात समय देते समय अनुमान योग्य और सुसंगत होना, क्योंकि विश्वास निर्माण प्रक्रिया को गति देने के लिए, अब देखो, जब काउंसलर से आप मिलोगे तो काउंसलर का ये काम बनता है कि अपने क्लाइंट को एक टाइम दे देना कि हाँ, इतने आवर का ये सेशन होगा, आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से डायग्नोस करके वो टाइम देगा कि मंथली कितना सेशन होगा आपका, 7 होगा, 8 होगा, 4 होगा और कितने आवर का होगा, ताकि जो क्लाइंट जो है या काउंसलर, समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी टाइम थोड़ा मोड़ा ज़्यादा लग जाता है और कभी किसी केस में कम भी लगता है, तो क्योंकि बाकी सभी उनके पेशेंट होते हैं, बाकी क्लाइंट भी होते हैं, तो उनको सबको देखना होता है। तो उस जो समय दिया गया है उसकी मान्यता रखते हुए क्लाइंट के अंदर उसको सारी बातें क्लियर कर देना कि हाँ, आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में आप बताओ, और जो भी चीज़ें बच गई हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर आता है सफल परामर्श के लिए जरूरी मूलभूत परिस्थितियाँ तैयार करना। इनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया गया है। अच्छा, व्यक्ति केंद्रित परामर्श तकनीक।
पर्सन सेंटर थेरेपी, ये वाला हम यूनिट 4 या यूनिट 6 में भी पढ़े थे। पर्सन सेंटर काउंसलिंग, इसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी कहते हैं और पर्सन सेंटर थेरेपी भी कहते हैं। नॉन डायरेक्टिव सपोर्टिव थेरेपी, पीसीटी, एनडीएसटी, ठीक है, दूसरे के लिए समानार्थी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रोजर्स ने क्लाइंट केंद्रित मनोचिकित्सा के व्यक्तिकृत अभ्यास को वैज्ञानिक शक्ति से जोड़ा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी ये क्लाइंट के इर्द गिर्द की थेरेपी है कि क्लाइंट और उससे जुड़े प्रॉब्लम, उसकी मेंटल स्थिति क्या है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बिहेवियर के ऊपर है, उसके थॉट के ऊपर है, ठीक है। रोजर्स ने मनोचिकित्सा में व्यक्ति के अस्तित्व के मूल के रूप में स्वतंत्रता और पसंद के साथ आत्म की संकल्पना को प्रस्तुत किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता मतलब क्या, अगर किसी व्यक्ति को दो चीजों में चुनाव करना है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है या उसको अभी क्या चीज चूज करना चाहिए, जैसे पिज्जा और बर्गर है, अब उसमें से उसको चूज करना है, उसको पिज्जा भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है, ठीक है, लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे हैं कि वो दोनों में से कोई एक चीज ही ले सकता है, दोनों चीजें नहीं ले सकता है, तो छोटी सी चीज है, ठीक है, और खाने की चीजें दोनों अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी क्लाइंट इसमें क्या है कि उलझा हुआ है, ठीक। इसी तरह करियर में होता है, दो ऑप्शन है उसके पास और वो दोनों में सक्षम है, ठीक है, एक उसको बहुत अच्छा लगता है और एक जो उसका जो करियर है उसमें वो अच्छा कर सकता है, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, और एक उसको बस पसंद है, उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्लाइंट क्या चूज करता है, या फैमिली के प्रेशर में आकर के दूसरी चीज चूज करता है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है या उसको पसंद नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्लाइंट की स्वतंत्रता पे काम किया जाता है, ठीक है। महत्व देने के कारण सकारात्मकता, उसके अंदर सकारात्मक पहलू भरा जाता है कि अगर आप ये चुनाव करोगे तो आप फ्यूचर में खुश रहोगे, लेकिन अगर आप फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में अगर किसी चीज का चुनाव करते हो तो हो सकता है कि सोसाइटी उससे खुश रहे, पर कुछ समय बाद आप उस चीज से बहुत इरिटेट हो जाओगे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप दुखी रहने लगोगे, ठीक है। तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो है व्यक्ति के फ्यूचर को और प्रेजेंट को वो दर्शाती है, और समटाइम्स वो आपके पास्ट में भी जाकर के उस पर काम करती है कि आखिर पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से क्लाइंट आपके पास आया है। चिकित्सक मानता है कि अपने स्वयं के अनुभव, यदि क्लाइंट को गर्मजोश, भरोसेमंद और स्वीकार्य वातावरण मिलता है तो क्लाइंट हम सभी की तरह अपनी क्षमता अनुसार और इच्छा अनुसार पूर्णतः बदलने और आगे बढ़ने में सक्षम है, ठीक है। उसके क्लाइंट को अगर गर्म जोशीला बनाया जाता है, यानी कि बहुत एनर्जेटिक बनाते हो आप, अगर भरोसेमंद उनको आप पे ट्रस्ट है, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो इच्छाएं और सकारात्मकता आएंगी कि वो फ्यूचर में नेक्स्ट डिसीजन वो खुद से ले सके, उसको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति में अपनी प्रतिकूलता दूर करने की क्षमता होती है और अपने जीवन में विकास अर्जित करने के लिए प्रत्येक मनुष्य में छिपी या अप्रकट शक्ति होती है। इस सकारात्मक पहलू पर बल देने के कारण पीड़ित व्यक्ति को रोगी से बचाया जाता है, ठीक है, बजाय क्लाइंट के रूप में कहा जाता है। उसको रोगी ना करके उसको एक क्लाइंट कहते हैं। अब देखो मेंटली जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस में भी आपको मानसिक बीमारी नहीं कहा जाएगा, मानसिक बीमार नहीं कहा जाएगा, है ना, रोगी नहीं कहते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, ताकि आपके मन में ये ना लगे कि आप बहुत बीमार हो, आप मेंटली बीमार हो, ठीक है। वहाँ उस सिचुएशन में आपको क्लाइंट कहा जाता है। वहीं अगर फिजिकली कोई इंसान जाता है तो उसको बहुत सारे केस में आप देखोगे उसको बीमारी कहा जाता है कि ये रोगी है, इसको रोग लगा हुआ है ना, लेकिन मेंटल हेल्थ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मेंटल आपके दिमाग के बारे में बात होती है कि आप परेशान हो, आपकी परेशानी को सॉल्व करना। अगर बार बार आपको कहा जाएगा कि आप रोगी हो, आपको इस बीमारी की प्रॉब्लम है, आपका ये सॉल्यूशन है, तो क्या होगा ना कि उसके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर वो कम भी बीमार है, मान लो छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बार बार सोचेगा कि यार मैं बीमार हूँ, मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है, ठीक है। तो उससे वो अगर ठीक भी होने वाला रहेगा तो वो ज़्यादातर चांस रहेगा कि वो ज़्यादा बीमार हो जाए। तो इसलिए इन केसेस में काउंसलिंग सेशन में हम काउंसलर और क्लाइंट कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी है क्लाइंट सेंटर थेरेपी और पर्सन सेंटर थेरेपी। ये पूरे एक सिंगल पर्सन के ऊपर निर्धारित रहता है।
यह तकनीक चिकित्सा ये निर्देशित भी होता है और गैर निर्देशित भी होता है और चिंतनशील रहता है और वह क्लाइंट सेवार्थी को व्याख्या या सलाह नहीं देता है। इसमें जो है क्लाइंट को सलाह नहीं देता है, क्लाइंट से डायरेक्ट बात करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। यह तकनीक चिकित्सा ऐसा मधुर संबंध प्रदान करती है जिसमें क्लाइंट अपनी खंड खंड भावनाओं के साथ फिर से जुड़ जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि यदि चिकित्सक सहानुभूति दर्शाता है तो क्लाइंट अपने व्यवहार में पुनः सामंजस्य खोजने में सक्षम हो जाता है। तो क्लाइंट के साथ काउंसलर क्या करता है, सहानुभूति एम्पैथी रखता है ताकि क्लाइंट जो है अपनी चीज़ों को समझ सके कि हाँ, अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो ये फैमिली के प्रेशर में आकर लिया है, तो इस चीज़ को हमारे काउंसलर समझ रहे, यानी कि वो हमसे एम्पैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, तो हम उनको अपने बारे में और चीज़ें खुल करके बता पाते हैं ताकि उनको डायग्नोस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। समानुभूति का अर्थ है कि अर्थात क्लाइंट के अनुभव को समझना, उनकी गर्मजोशी दिखाना और क्लाइंट के प्रति बिना शर्त सकारात्मक सम्मान रखना। यानी बेशर्त, बिना शर्त का मतलब है उसमें कोई स्वार्थ नहीं देखना कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा, है ना। और क्लाइंट की किसी से तुलना नहीं करना कि क्लाइंट जो है क्रिमिनल है, चोर है, मक्कार है या किसी भी तरह का, उसको वो भेदभाव नहीं करना है उसमें। ठीक है। क्लाइंट को एज अ क्लाइंट देखना है कि बस ये प्रॉब्लम से परेशान है, इस वजह से मेरे पास आया है, भले ही वो क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो, कोई भी हो, अगर वो आपके पास आया है एज अ काउंसलर, आप उसको क्लाइंट ही समझोगे। उसने जो क्राइम किया उसको साइड में रखते हुए उसकी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपके पास आया है, आपको उस पर फोकस करना होता है। अच्छा, सहानुभूति दिखाने से चिकित्सक को क्या होता है, काउंसलर को क्या होता है, क्लाइंट के भावात्मक उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर उसके बारे में समझने में बहुत हेल्प मिलती है बिना शर्त। अच्छा, तो ये बातें हो गई। व्यक्ति केंद्रित तकनीकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अच्छा, इसमें कुछ टेक्निक अपनाई जाती हैं। क्लाइंट से रोगी नहीं बल्कि व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाता है। अच्छा, जैसा अभी हमने बताया कि क्लाइंट अगर कैसा भी जुर्म करके आया हो आपके पास, ठीक है, भले ही कैदी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा मर्डर क्यों नहीं किया हो, लेकिन उसको आप एज अ क्लाइंट ही देखोगे। दूसरी शर्त इसमें ये होती है तकनीक की, क्लाइंट परिवर्तन के लिए निष्क्रिय कारक के बजाय सक्रिय कारक है। क्लाइंट काम करता है, महसूस करता है और सोचता है। उसके व्यक्तिपरक अनुभव बेहद सार्थक है और समग्र रूप से स्वीकार किए जाते हैं। क्लाइंट जो भी सोचता है, जो भी महसूस करता है, ठीक है, और जो भी फील करता है, उस चीज को आपको वैसे ही समझना है। ये नहीं कि अगर वो ऐसा महसूस कर रहा है, नहीं, उसको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। अगर वो इस चीज पे गलती किया है, अगर वो कोई पछतावा महसूस कर रहा है तो नहीं, इसको पछतावा नहीं फील करना चाहिए। नहीं, क्लाइंट जो महसूस कर रहा है उसकी फीलिंग्स की कदर करनी है, उसको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सब चीज उसको पहले मिल रही होती तो वो आपके पास क्यों आता, है ना। फिर आता है कार्ल रोजर्स के अनुसार सहानुभूति पूर्ण समझ, यानी कि तालमेल बनाने में जो बातें होती हैं, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, उसे कोई शर्त नहीं करना है कि आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप इस काबिल हो, आप इस काबिल नहीं हो। ठीक है। और संगति यानी कि क्लाइंट व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कार्य में निरंतरता, जो उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। ठीक है, यानी उसको कहते हैं हम संगति काउंसलिंग में, भावनाओं और कार्यों में निरंतरता, जिससे क्लाइंट को परामर्शदाता को बनावटी के बजाय वास्तविक रूप में वो अपने आप को बताता है। वैसे वो झूठ नहीं बोलता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही गर्मजोशी हूँ, ये सब चीजें नहीं, वो एग्जैक्टली जैसा है, वो अंदर से जैसा है वो आपको बताता है। फिर आता है कार्कफक। ने रोजर की सूची में मुख्य स्थितियों की सूची में निम्नलिखित कुछ और शर्तें जोड़ी हैं। सम्मान, ठीक है, क्लाइंट को सम्मान देना, वो जैसा है उसे वैसे पहले समझना। ठीक है, उन्होंने जो गलतियां की हैं उसके बारे में बताने से पहले, उनको समझाने से पहले वो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, उसके अंदर विश्वास बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, सुरक्षा और कल्याण की भावना पैदा करना कि आप जो भी बातें हमसे बता रहे हो ये बंद कमरे में हो रही है, हमारे आपके बीच है, अगर आप परमिशन दो तो हम आपकी फैमिली या आप जिसको चाहो हम उससे शेयर कर सकते हैं ये बातें, ठीक है, आपकी समस्याओं के बारे में, लेकिन उसके परमिशन से ही, अगर विदाउट परमिशन हम नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर भरोसा पैदा करेगी।
आमना सामना करना या उसकी स्थितियों के बारे में यथार्थवादी और सटीक दृष्टिकोण रखने में सहायता मिलती है। तात्कालिकता समस्याओं से यहीं और अभी दृष्टिकोण के साथ निपटना कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उससे हम अभी और यहीं पर निपटेंगे, ठीक है। मतलब बाद में इसके बारे में बात करना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जो भी प्रॉब्लम लेकर आए हो इससे हम अभी ही काम स्टार्ट कर देंगे आपके ऊपर। सुस्पष्ट होना, और स्व प्रकटीकरण कि उसके अंदर ट्रस्ट रहेगा तभी वो खुद से अपनी चीजें प्रकट करेगा, आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ साझा कर सकता है या नहीं कर सकता है, आप भरोसेमंद हो या नहीं, ठीक है। इस तरह व्यक्ति केंद्रित या क्लाइंट केंद्रित तकनीकें निम्नलिखित बुनियादी मानदंडों का उपयोग करती है। समानुभूति, समानुभूति क्या होती है? समानुभूति दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं या नजरिए को समझते हैं और साझा करने की क्षमता, ठीक है। समानुभूति यानी एम्पैथी, दूसरे की आंखों में देखना, दूसरे के कानों से सुनना और दूसरे के दिल से महसूस करना। ये हमारे अल्फ्रेड एडलर ने कहा था कि दूसरे व्यक्ति जो है वो क्या कहना क्या चाहते हैं, वो सुनना क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं, ठीक है। कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं तो हम उनको निगेटिवली सोचे, हम उन पे उनको निगेटिव कमेंट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है ना। कोई अगर आपकी अपनी प्रॉब्लम आपको बताता है तो समटाइम्स सॉल्यूशन के लिए बताता है और समटाइम्स बस आपको सुनने के लिए बताता है कि आप उनकी प्रॉब्लम सुन लो, ठीक है। उनको कोई सजेशन नहीं चाहिए कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप बस उनको सुन लो, जैसा वो बता रहे हैं वैसा सुनो, उनकी फीलिंग्स को समझो। और तो ये होता है हमारा एम्पैथी का मतलब। इसको समानुभूति और तदनुभूति भी कहते हैं। ये एक परामर्श का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, कौशल है, ठीक है, जो व्यक्ति द्वारा स्थितियों को दूसरे के परिप्रेक्ष्य से देखने और को संदर्भित करती है कि आप अपने नजरिए से नहीं, उस व्यक्ति को उसके नजरिए से देखो कि उसने कोई काम किया है, कोई गलती की है तो वो क्यों किया है, उसका रीजन क्या था। ये नहीं कि आप उसको कंक्लूजन दो कि नहीं भाई तुमने ऐसा किया है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना था। नहीं, उसने किया है, उस चीज का रीजन क्या है, उसके नजरिए से देखना, ठीक है। तो सहानुभूति का ये मतलब है क्लाइंट की दुनिया को सही ढंग से समझना और क्लाइंट के साथ अपनी समझ को बोलकर साझा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। स्वीकृति या सहानुभूति, उस पर टिप्पणी भी देने को आ सकता है क्वेश्चन में, तो टिप्पणी दीजिए 5 नंबर या 10 नंबर का। स्वीकृति या बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, ये तुमने पढ़ लिया। स्वीकृति वो क्लाइंट जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना बिना शर्त। व्यक्ति बिना किसी भय के स्वयं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। परामर्श की बुनियादी कौशल, पहला है भरोसा बनाना या तालमेल बनाना। ऐसा बेहद महत्वपूर्ण कौशल है जो प्रत्येक परामर्शदाता के पास अवश्य ही होना चाहिए कि क्लाइंट के साथ तालमेल बनाना, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना कि हाँ आप जो भी बातें बता रहे हो वो हमारे बीच ही रहेंगी। फिर दूसरा आता है चिकित्सा विमर्श कौशल, अटेंडिंग स्किल्स का अर्थ है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्लाइंट के साथ होना। गिराल्ड एगन द्वारा उनकी किताब द स्किल्ड हेल्पर में क्लाइंट्स की देखभाल करने में उपयोगी कुछ गैर मौखिक व्यवहारों को सोलर की संक्षिप्त देते हुए बताया गया है। विमर्श कौशल, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्लाइंट के पास रहना। ऐसा नहीं कि हम बस उसको देख रहे हैं और उसको सुन नहीं रहे, या फिर उसको सुन रहे हैं पर हमारा ध्यान इधर उधर है, हम आंखें इधर उधर कर रहे हैं, या हमारी बॉडी लैंग्वेज उसको ये प्रिटेंड कर रही है, उसको ऐसा महसूस करा रही है कि हम उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। इसमें सोलर का एस का मतलब होता है क्लाइंट को उचित रूप से देखें, अच्छे से उसको देखना, उसकी बातों पे गौर करना, ठीक है, सीधे सीधे कि हाँ आप जो भी बातें कह रहे हैं हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर देखने की बजाय इधर उधर भागने की फिराक में नहीं रहने की बस जल्दी से ये सेशन खत्म हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है हमारा सोलर का ओ यानी ओपन पोस्चर होना चाहिए, मुक्त हाव भाव रखे कि मतलब पैर को क्रॉस करके हाथों को ऐसी पोजीशन में रखिए कि आप उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज हमारा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये ना महसूस हो कि हम उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। एल का मतलब होता है क्लाइंट की ओर आगे की तरफ झुके, लीन फॉरवर्ड, ठीक है, हल्का सा उसकी तरफ झुकना,
ई का मतलब हो जाए उचित रूप से आंखें मिलाना, यानी आई कांटेक्ट करना। अब आंखें मिलाने का मतलब ये नहीं होता है उसको घूरते रहना, समटाइम्स उसको देखो, समटाइम्स उसके लेफ्ट या राइट साइड में देखो, या फिर अगर हम आई कांटेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं होते तो हम दोनों आईब्रोज के बीच में देखते हैं, यानी फोरहेड के पास देखते हैं। इससे सामने वाले को ये लगता है कि हम उसे आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर ई का मतलब होता है, अच्छा ई का हो गया ना आई कांटेक्ट। हम आर का मतलब होता है रिलैक्स, यानी तनाव मुक्त हावभाव। जब तक हम रिलैक्स नहीं होंगे हम क्लाइंट को रिलैक्स कैसे दे कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने हाव भाव से क्लाइंट को ऐसा महसूस ना होने दे कि हम बहुत चिंतित है या बहुत मतलब हम आप जो भी बातें कर रहे हैं हम उससे असंतुष्ट है, ऐसा फिर उसको नहीं होना चाहिए। ओवर स्किल्स प्रमशदाता की हम तो वही बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया कि बॉडी लैंग्वेज हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी आवाज़ हमारे लहजे कैसे होना चाहिए प्रमशदाताओं को, मतलब एकदम स्वर सॉफ्ट उनकी वॉइस होनी चाहिए, मतलब एकदम आवाज़ देखो आपकी अच्छी हो प्यारी हो उस वो मैटर नहीं करता। आवाज़ हमारे बोलने का तरीका, हमारा जो टोन होता है, वॉइस टोन होता है, हमारा वॉइस एक अलग चीज़ है और वॉइस टोन एक अलग चीज़ है। मतलब मेरी आवाज़ जैसी भी है ना, उसे पता चलता है कि लड़की की आवाज़ कैसी होती है, लड़का का आवाज़ कैसा होता है ना, एक बच्चे का आवाज़ कैसा होता है। लेकिन वॉइस टोन कैसा है, गुस्से में हम एकदम चिल्लाते हैं, यही हमारी आवाज़ एकदम तीव्र हो जाती है। और जब हैप्पी होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हमारी आवाज़ का टोन एक अलग रहता है, अलग एक्साइटमेंट नज़र आती है ना। मतलब हमारी इमोशंस जो है वो हमारे आवाज़ के थ्रू भी नज़र आते हैं। तो हमारे लहजे को वैसे ही रखना है एकदम नॉर्मल, कि सामने वाले को लगे कि हाँ हम एकदम रिलैक्स है और उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर आता है प्रमशदाता के पास प्रश्न पूछने का कौशल होना चाहिए, यानी सवाल कैसे पूछना है, क्या पूछना है, क्लोज क्वेश्चन कैसे होने चाहिए कि वो कंफर्टेबली अपनी बातें बता पाए, ओपन क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। अच्छा, क्लोज क्वेश्चन वो होता है जिसमें हाँ या नहीं में चीज़ें आती हैं, जैसे ऐसे प्रश्न अक्सर क्या, कौन, कब और कहाँ आदि से शुरू होते हैं। क्लोज क्वेश्चन मतलब आप जैसे कोई बात बोल रहा है क्लाइंट तो उसमें आप बोलोगे क्या ऐसा हुआ था, फिर वो किसी दूसरी बात पे आए तो कौन था आपके साथ, कौन था उस जगह, कौन था, कहाँ पर ये बातें हुई, दुर्घटना हुई, है ना। और ओपन क्वेश्चन वह होता है जो आमतौर पर कैसे, क्यों से शुरू होता है ना, मतलब सवाल करना, ऐसा कैसे, क्यों हो गया ऐसा, है ना। तो ये होता है, उदाहरण के लिए आपका मित्र, आपका फ्रेंड आपसे व्यवहार कैसा करता है। ठीक है, क्या आप मुझे इस बारे में बताना चाहेंगे या बता पाएंगे, आप कंफर्टेबल हो। तो ये हो गया हमारा ओपन क्वेश्चन। ठीक है, और क्लोज क्वेश्चन में आ गया क्या आप वहाँ गए थे, क्या वो आपकी फ्रेंड थी जिसके बारे में वो बता रहा है। ये हो गया खुले क्वेश्चन, खुले विकल्प यानी क्वेश्चन वाले चीज़ें, क्लोज वाले। और ओपन वाले कि अच्छा वो कौन था, अच्छा मुझे इस बारे में आप बताना चाहेंगे, उसे पूछना है, उसको डायरेक्ट बताना नहीं कि आप इस बारे में मुझे बताओ, उसको बताना है कि आप इस बारे में कंफर्टेबल हो मुझे बताने में तो आप बता सकते हो। फिर आता है पुनर्वाक्य विन्यास।